नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ STFL में बहुत स्वागत करता हूँ। बिकॉज दोस्तों आपसे इतना प्यार मिला है जो कि मुझे सही में इतनी उम्मीद नहीं थी। और दोस्तों मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को गाइड करता रहूँ। कौन सा सेक्टर हॉट टॉपिक पे है, कौन सा सेक्टर ऑफ टॉपिक हो चुके हैं, कौन सा सेक्टर में पैसा बनेगा, कौन सा सेक्टर से आपको निकल जाना चाहिए, फिर निवेश नहीं करना चाहिए। बिकॉज मेरे एक प्यारे मित्र हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। उन्होंने मुझे बोला कि सर मेटल सेक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाई है, बिकॉज उनको टाटा स्टील बहुत पसंद है। तो दोस्तों वो थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं और ना ही वो उतने फाइनेंशियल पैरामीटर को समझते हैं और ना ही वो उतना प्रॉस्पेक्ट जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सही में सब ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल अर्निंग्स के अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होती है। हाँ, और भी अदर फैक्टर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से फंडामेंटल अर्निंग पे ही सबसे मेन डिपेंड करती है। तो आज मैं आपको मेटल सेक्टर पे ले जाऊंगा और मेटल सेक्टर में मेरा क्या व्यू है। और एक टॉप की रेटिंग एजेंसी है इकरा, उन्होंने मेटल सेक्टर को लेके क्या प्रोजेक्शन किया है और जो मेटल सेक्टर में फंसे हुए हैं, चाहे वो JSW स्टील हो या फिर टाटा स्टील हो, तो क्या लेवल होंगे, क्या टारगेट होंगे, दोस्तों सारा इसी वीडियो में डिस्कस होगा। वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है, वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें। और आज के दिन मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। कैसे स्टॉक मार्केट में आपको न्यूज़ तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। और वोडाफोन आइडिया में इसीलिए बहुत उछाला है। ऐसे जंक स्टॉक में दोस्तों ट्रैप नहीं होइएगा, वरना आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि कितने लोग जेएमएम फॉरवर्ड में फंस चुके हैं और 3 दिन से ये लोअर सर्किट निकाल रहा है, लगा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स निकल नहीं पा रहे। दोस्तों तो अपने आप को एजुकेट करिए हमारे वीडियो के माध्यम से। सारा कंटेंट दोस्तों आप लोगों के लिए है, जाइए और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो को एंजॉय करिए और अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाइए। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने मुद्दे पे। सो नाउ द टॉपिक बिगिंस। तो आज मैं टाटा स्टील का रिव्यू करने वाला हूं। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं, अगर मैं टाटा स्टील का रिव्यू करता हूं तो इसका मतलब मैं स्टील सेक्टर के रिव्यू के बारे में जानना चाहूँगा। तो टाटा स्टील से ही आप समझिए कि मैं मेटल सेक्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। टाटा स्टील ही एक बैकबोन है जो मेटल सेक्टर को दर्शाएगा कि उसका क्या हाल है और पिछले 1 साल में उसमें कितना प्रेशर हम लोग को देखने को मिला है। तो दोस्तों लास्ट डे 25 सितंबर को हम लोग को 2% से ऊपर का तेजी देखने को मिला। टाटा स्टील नो डाउट एक बड़ी स्टील कंपनी है और कहीं ना कहीं टाटा का नाम तो इसको और मजबूत बनाता है। 40,000 करोड़ की मार्केट कैप है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो खूब बहुत ही कम है। इवन इंडस्ट्री पी से भी आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल रही है। डिविडेंड अच्छी बांटती है, बिकॉज टाटा के हर एक स्टॉक में थोड़ा डिविडेंड का हम लोगों को अच्छा खेल देखने को मिलता है। डिलीवरीज बहुत कम देखने को मिल रही है, जो कि सही बात नहीं है। इसका मतलब लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों का पोजीशन डाउन हो सकता है। कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोमोटर के पास एक हेल्दी परसेंटेज है, जो लगभग 30 से ऊपर है। कोविड के क्रैश के दौरान प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक को 1% में नहीं काटा, जो दर्शाता है कि प्रोमोटर को अपने कंपनी में भरोसा है। बात की जाए FIIs की, DIIs की, तो यही इनके मैक्सिमम शेयर होल्डर मैनेजर हैं। आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा स्टेक आपका प्रोमोटर का है। मेन प्रोमोटर क्या है, FIIs और DIIs है, जो दोनों मिला देंगे तो लगभग 50% का है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। रिटेल पार्टिसिपेंट में कुछ अच्छी हेल्दी दिखाई देती है, जो कि अच्छी एक पैरामीटर है। और जो मेरा फेवरेट पैरामीटर है दोस्तों, जो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, मैं इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी को, निवेशित की कंपनी को अच्छा मानता हूं। तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस सेक्टर कभी भी पैसा लगाता है तो वो 2-3 साल के नहीं लगाता। तो दोस्तों उनका एक साइकिल होता है 7 to 10 ईयर्स का। अगर वो एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो वो जानते हैं कि एक सेक्टर में बूम करने के लिए, कभी देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट अ साइकिल। ये एक साइकिल की तरह होता है, तो कभी आप टॉप पे रहिएगा तो कभी आप नीचे पर रहिएगा, है ना। तो स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जैसे LIC हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े बड़े जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, तो ऐसे साइकिल पे वो बिलीव करते हैं। और जब वो पहिया नीचे आता है तो वो रुक जाते हैं। तो कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। साइकिल के टॉप के टाइम आप निवेश करते हैं, जब साइकिल का डाउन रहता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हैं तो ऐसे स्टॉक को आपको नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सब मैं बोलूँगा, ऐसे स्टॉक में आपको पेशेंस चाहिए, बिकॉज बिना पेशेंस का आप ऐसे स्टॉक में खरीद तो सकते हैं माल, लेकिन लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। और आपको हर टाइम पैनिक लगेगा, क्योंकि आपके बगल में, आपके सामने बहुत सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना भी हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी एनालिसिस गलत हो गई, आपकी स्टडी गलत हो गई। लेकिन दोस्तों मेटल सेक्टर थोड़ा पिटा हुआ सेक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर से ये बहुत प्रभावित होता है और हम लोग को मेटल सेक्टर में बहुत प्रेशर देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं इसको बहुत प्रभावित करती है। और ऐसे पिटाई हम लोग को देखने को मिलती है इस सेक्टर में। बात करूँ दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो मैं अभी थोड़ा स्टील सेक्टर से या फिर कमोडिटी सेक्टर से दूर इसलिए भाग रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं
जो सेल्स की बात है तो कोई भी कमतरता नहीं। आप देख सकते हैं कि एकदम 1.5 लाख करोड़ का सेल्स करना दोस्तों ये मामूली बात नहीं है। 1.5 लाख करोड़ बोलने में आसानी होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अगर बात की जाए इसकी प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। मीन्स ये कोई कोविड या क्रैश के दौरान नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का है। मीन्स जिसमें 4 क्वार्टर आते हैं। 4 क्वार्टर में दोस्तों आप देख सकते हैं कितना भारी लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो 2000 करोड़ है। और पिछले 2018-19 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो हम लोगों को लगभग 9000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। मैं क्या बोला दोस्तों कि हमेशा स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक अगर 500 का है, अगर आपको 200 मिल रहा है, तो ज़रूर सबसे पहला 90% जो चांसेस होते हैं तो उसके अर्निंग्स पे ही होते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट तो सिर्फ स्टॉक का मंडी है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, लेकिन असल फंडामेंटल है हम लोग स्टॉक के ग्रोथ पे निवेश करते हैं। ये बात हम लोग को भूलनी नहीं चाहिए। और जहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू होता है, वहाँ पे दोस्तों स्टॉक का पतन होना शुरू हो जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा लगता है, बिकॉज कंपनी टाइम टू टाइम अपने रिजर्व और सरप्लस को बना रही है, जो कि सही में एक अच्छी बात है। मैं इस पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये दोस्तों वन ऑफ द फेवरेट पैरामीटर है मेरा ROE। ये आपको एक सही DNA बताता है कि एक स्टॉक का असल में स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है फिर बुरा। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ROE है कितना गिर चुका है। और देखिए दोस्तों, आपका एक शेयर आपके बिजनेस में क्या कमा के दे रहा है, 2%, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मेटल सेक्टर जैसा स्टॉक में इतना ग्रोथ टाइम टू टाइम नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी हम लोगों को थोड़ा ग्लोबल स्लो डाउन है। और कहीं ना कहीं एक चाइना, मैं लिख के बोलना चाहता हूँ दोस्तों, चाइना वर्सेस USA में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, इससे कमोडिटी सेक्टर दोस्तों जो ट्रेड करते हैं, जो जानते हैं, जो कमोडिटी के बारे में थोड़ा परख रखते हैं, उनको अच्छा से पता है कि कितना प्रेशर 2-3 साल से देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ROC भी कम है। और रही बात जो डेट टू इक्विटी रेशियो, मैं मार्क करूं, समय के संग कंपनी पे कर्जा भी बढ़ते जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आप एक विजनरी स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेते हो, आप विजन से किसी भी एक स्टॉक को एसेट समझ के, क्लास समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप देखिए दोस्तों सेल्स में क्या डिक्लाइन हुआ है। मीन्स सेल्स में भी हम लोग को बहुत डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट में तो कितना गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है लास्ट 3 CAGR नेट प्रॉफिट में, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और दोस्तों आपको थोड़ा कान खड़ा कर लेना चाहिए। और फ्रेश एंट्री दोस्तों मैं क्लियर कट नो लिखूंगा। आप ऐसे सेक्टर पे अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कोविड क्रैश के टाइम में कौन कहाँ ब्रिज बन रहा है, कहाँ पुल बन रहा है, भैया बताओ मुझे, कहाँ बिल्डिंग बन रही है। सारा इवन फ्लैट सेल नहीं हो रहा है, बिल्डिंग बन नहीं रही है, तो स्टील का डिमांड आएगा कहाँ से। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं, प्रेशर नहीं देखते हैं। तो दोस्तों डिमांड की वजह से ही इन सब में सेल आता है। और अगर आपको लगता है कि स्टील और मेटल्स में बहुत डिमांड अभी भी है, ठीक है, और हो रही है, तो दोस्तों बेशक आप इसको खरीद सकते हैं। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस इतना क्रैश का रिकवरी होने के बावजूद भी कुछ खास नहीं रहा, और कंपनी 3 साल में अभी भी अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को आधा कर दी है, लगभग 42%। उसको मैं 50% ही मानता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आपका टाइम ऑन वैल्यू बहुत ही बुरा है, तो ऐसे स्टॉक से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, और टाटा का नाम तो बहुत इसको मजबूत बनाता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मेटल सेक्टर पे प्रभाव देखने को मिला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता। दोस्तों ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मेरा तो है नहीं, बिकॉज मैं तो छापता नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल इंसान हूँ जो आपके सामने सच्चाई को रखता हूँ। और आप देख सकते हो इकरा एक रेटिंग एजेंसी है, और ये बहुत ही फेमस है। तो उनका कहना है द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नॉट ओनली इम्पैक्टेड मेटल सेक्टर कंजम्पशन, बट इट इज ऑल्सो डिसरप्टेड माइनिंग एक्टिविटीज विच वुड बी रिस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द मेटल इन द फिजिकल मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भूचाल देखने को मिला। और वो भी आगे फर्दर ऐड करते हैं कि ही एडेड द प्रिवेलिंग बायंसी इन द प्राइस इज अ रिजल्ट ऑफ द मार्केट फैक्टरिंग इन द डिस्ट्रप्शन, जो कि सही बात है, मैं इनको एग्री करता हूँ। ये वही इकरा है दोस्तों जो बहुत अच्छे प्रोजेक्शन दिया था, जहाँ पे बजाज फाइनेंस को इन्होंने बहुत लो टारगेट दिया था, और सही में टारगेट मीट भी किया। और इकरा एक्सपेक्ट दैट इन 2020 कंजम्पशन ऑफ दिस मेटल वुड कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंटली, जो कि एक बच्चा बता सकता है कि मेटल का डिमांड अभी नहीं है, रेंजिंग फ्रॉम 3 to 4% फॉर कॉपर एंड जिंक अप टू 8% फॉर एल्यूमिनियम ऑन ईयर बेसिस, जो कि बहुत ही कम है अगर आप कंसर्न करोगे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री की, क्योंकि इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है, स्टिल डेवलप कर रही है। तो मीनवाइल द मूवमेंट इन नॉन फेरस, आप देख सकते हो, आर्टिकल पढ़ लेना। और आप देख सकते हैं जब कोविड का पहले ही जस्ट इम्पैक्ट हुआ था, वो उसी जस्ट 10 दिन के दौरान ही ये 7 से 10% गिर गया था। और कहीं ना कहीं अभी तो कोविड दोस्तों 7 से 8 महीने रह चुका है, और आने वाले कितने महीनों तक रहेगा आपको और हमको तो पता ही नहीं है, बिकॉज अभी भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है।
कोविड के वैक्सीन को लेकर। फाइनली दोस्तों उन लोगों का जो आउटलुक है उनका सीधा बोलना है कि ग्लोबली कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आर मेजर डिमांड ड्राइवर्स ऑफ 3 नॉन फेरस मेटल एंड दिस सेक्टर्स आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ अंडरलाइन इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमी में सीधा सीधा डिपेंड करता है, मीन्स इकोनॉमी में इनडायरेक्टली नहीं, सीधा सीधा इनका रोल होता है। जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स, तो इनका रोल क्या होगा? विद द आउटलुक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी टर्निंग एडवर्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, डिमांड आउटलुक्स द बेस मेटल इन द टर्न इज नेगेटिव। दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज की या फिर बड़े बड़े लोगों की ये सब धारणाएं हैं, और कहीं ना कहीं अगर रिकवरी आती भी है, मान लीजिए रिकवरी शेयर प्राइस में आ सकती है, बिकॉज शेयर का प्राइस डिपेंड करता है सेंटिमेंट्स पे। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में रिकवरी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल से आती है। हो सकता है कि आपको बढ़ा भी दिया लेकिन आप निकल नहीं पाए, दोस्तों फिर उसी लेवल पे आ जाएंगे, अटके हुए रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं जो बूम मार रही है, जो आगे बढ़ रही है और आगे ही बढ़ेगी। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग को एक क्रैश उम्मीद हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बबलिंग हो देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों बबलिंग ये चलती रहेगी जब तक हम लोग को विकल्प नहीं मिलेगा, जब तक वैक्सीन को लेकर हम लोग क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे दोस्तों अगर आपको ट्रेंड करना ही है, ट्रेंड स्विंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर किसी भी तरह का स्टॉक को 2-3 साल के लिए होल्ड करना है, तो मेटल सेक्टर दोस्तों अभी दूर रही है, बिकॉज मेटल सेक्टर एट्रैक्टिव मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। आप क्या करेंगे दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिएगा। आई वुड लव टू नो व्हाट आवर व्यूअर्स आर थिंकिंग दोस्तों। सो टिल नाउ दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। कैसी लगी वीडियो? लाइक करके जरूर मोटिवेट करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट अगर हुआ तो प्लीज़ रिप्लाई करें, मैं सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो इस तरह क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस कर सकते हैं साथियों, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही। आपको कैसा लगता है मेटल सेक्टर, और टाटा स्टील आपका फेवरेट है या फिर नहीं है? कौन सा लेवल में आप उठाना चाहोगे इसको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बहुत कमेंट बॉक्स भरता है कि यस सर आई नीड टू नो कि कौन सा लेवल्स एंड टारगेट्स होंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों लेवल्स एंड टारगेट्स पे बताऊंगा। सो फॉर टाइम बिंग चलता हूं, मिलता हूं जल्दी दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।